इसमें नोट करें द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle joining the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side. ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की अगर तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की कोई दो साइड्स हमने ली और उन दो साइड्स के हमने मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है ना, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। कैसे? देखिएगा कि मैंने ना एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर, एक ट्राइंगल बना दिया। मान लीजिए ये है पॉइंट ए, बी और सी। अब अगर इसका मिड पॉइंट मैंने लिया ए बी का, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है इसका और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया ए बी सी है। इसको बोल दीजिए ई और इसको बोल दीजिए एफ। ठीक है, तो अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, मान लीजिए मैंने ई और एफ को ज्वाइन कर दिया, तो ई और एफ को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो इस तीसरी साइड के बी सी के पैरेलल होगी। मैंने ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो मैंने ट्राइंगल की दो ही तो साइड्स यूज करी। कौन कौन सी? एक तो ए बी का मिड पॉइंट ले लिया और एक ए सी का मिड पॉइंट ले लिया एफ। ठीक, तो मैंने दो साइड्स को तो यूज कर लिया। अब वो जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स आए हैं उनको ज्वाइन करा, तो जो तीसरी बची हुई साइड है, ये लाइन इस तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, एक इसकी ना एडिशनल प्रॉपर्टी भी होती है। एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो भी हम अभी प्रूव करके देख लेंगे कि ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन की लेंथ जो है वो इस लाइन की लेंथ की आधी होती है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब बीसी की लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ईएफ की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, उसकी आधी होती है। ठीक है, अब ये चीज तो हमने ओरली तो देख ली, अब जरा इसका प्रूफ भी देखेंगे। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। यस बाकी सर। अवनी, देवांश, जानवी, सोमिल? यस सर। यस सर। ठीक है, विहान, विधि, पिया? यस यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके प्रूफ में आप लिखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि ये जो ए बी सी का ये पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, यहां से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके पैरेलल हो। ठीक है, ड्रॉ लाइन सी एक्स draw a line CX parallel to BE. ड्रॉ अ लाइन CX पैरेलल टू BE, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको CX जो कि BE के पैरेलल हो एंड प्रोड्यूस EF such that
such that EF produced intersects CX at D। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि मैंने ये करा क्या है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो BE है लाइन और ये जो CD है, मैंने जानबूझकर CX को BE के पैरेलल ड्रॉ करा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल हो गई, ठीक है, ये दो साइड्स तो पैरेलल हो गई। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि ये जो EF है वो इस BC के पैरेलल है। तो अगर ये पूरी की पूरी लाइन ED भी BC के पैरेलल आ गई तो भी बात बन जाएगी। मतलब अगर मान लो ये BEDC एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो भी काम हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करना होगा। यहाँ पर मैं यहाँ ये कहूंगा कि हमने ना CX पैरेलल टू BE एंड प्रोड्यूस EF को मुझे इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि at D such that CD is equal to BE, such that CD is equal to BE। ये CD जो है ये इस BE के भी इक्वल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इक्वल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम कर लिया। उसके बाद दिमाग में बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रूव क्या करना है। प्रूव मुझे क्या करना है कि EF जो है वो BC के पैरेलल होना चाहिए, ये काम करना है। तो आप क्या करें, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, आप नोट करें इन ट्राइंगल AFE लिखिएगा। in triangle AFE and triangle CFD, in triangle AFE and triangle CFD, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि बेटा AF इज इक्वल टू CF लिखो। AF इज इक्वल टू CF है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट कर लीजिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो AF इज इक्वल टू CF बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना? ये काम हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे ये वाली, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। उसके बाद देखिएगा क्या चीज, ना ना ना, हमें तो ये वाला ट्रायंगल देखना है ना। तो ट्रायंगल में लाई करनी चाहिए वो लाइन। वो AC तो बहुत लंबी लाइन हो गई ना, ट्रायंगल से बाहर निकल गई। नहीं समझे? तो एक तो ये हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी? नहीं होगी, ये तो नहीं होगा। आ, इसको इसके इक्वल कहा जा सकता है, लेकिन एंगल साइड साइड ASS तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। तो फिर एक काम करते हैं, हम ये कहेंगे सिंस, बल्कि ये लिखें आप ऐसे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा।
क्यों? क्योंकि आप ये देखो जब बीई सीडी के पैरेलल है तो बीई तो आगे प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब बीए जो है वो भी सीडी के पैरेलल होगा, बीए भी सीडी के पैरेलल होगा। हमने ये कंस्ट्रक्ट करा कुछ इस तरीके से कि ये जो सीडी लाइन है ये बीई के पैरेलल हो जाए, हमने ये कंस्ट्रक्ट करा है। तो बीई लाइन जो है यही तो आगे एक्सटेंड हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि बीए सीडी के पैरेलल है। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन के पैरेलल तो हो सकती है, समझ गए? नहीं समझे? आप ये देखो हमने ये कंस्ट्रक्ट करा कि ये जो बीई है ना, बीई के पैरेलल है सीडी, ये हमने कंस्ट्रक्ट करा है, खुद से ड्रॉ करा है। अब हम ये कह सकते हैं कि बीई जो लाइन है इसमें कहीं कुछ टिल्ट नहीं हो रही है, लाइन सीधी जा रही है। तो जैसे बीई थी वही आगे एक्सटेंड होकर बीए तक जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि बीए जो लाइन है वो भी तो सीडी के पैरेलल होगी, पूरी की पूरी लाइन बीए, क्योंकि ये बीए इस बीई से ही तो बनी है, समझ गए? तो हम ये कहेंगे सिंस बीई is parallel to CD, since BE is parallel to CD, it implies that BA is parallel to CD. BA is parallel to CD. और जब BA CD के पैरेलल हो गया तो मैं ये कहूंगा कि बेटा ये वाली लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह हो गई, और ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ ये इधर एंगल बना रही है, और ये ट्रांसवर्सल इस वाली पैरेलल लाइन के साथ इधर एंगल बना रही है। तो ये एंगल एक इधर वाला और एक इधर वाला क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम बोलेंगे एंगल EAF एंगल EAF मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल FCD। और रीजन में आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद देखिएगा, अब आप ये देखिएगा मैंने साइड कौन सी ली थी बेटा? AF इज इक्वल टू मैंने बोला था CF, AF CF के इक्वल बोला था। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो AS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये ना हमको सीक्वेंस समझना होगा। तो सीक्वेंस हम किस तरह से समझेंगे? सीक्वेंस हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने क्या लिया, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एंगल साइड एंगल है, तो इसका मतलब मेरे पास दो एंगल हैं और एक साइड है, ठीक है। तो उन दो एंगल्स को पकड़कर चलो और फिर आप अपने आप ही बता देंगे कि क्या सीक्वेंस होगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि मैं इस ट्राइंगल का एक तो इस एंगल की बात करता हूँ, एंगल ए की, तो इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल सी इक्वल है, दो एंगल्स है ना, तो उन एंगल्स को पकड़कर चलो। इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी, तो आप पहले इधर लिखेंगे, पहले समझ लेना सभी बच्चे, इधर लिखो ए और इधर लिखो सी, ठीक है। फिर दूसरा एंगल कौन सा है भाई? दो एंगल है, तो दो, अगर दो एंगल होते हैं तो मैं एंगल की हेल्प से सीक्वेंस डिसाइड कर लेता हूँ। अगर दो साइड और एक एंगल होता है तो फिर मैं दो साइड के हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड कर लेता हूँ। अगर तीनों साइड होती हैं फिर तो आप दोनों उन तीन साइड में से कोई सी भी दो साइड लो और सीक्वेंस डिसाइड कर लो, ठीक। तो यहाँ दो एंगल्स हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए, इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी, तो मैंने इधर ए लिख दिया और थोड़े गैप के साथ उधर सी लिख दिया। अब इस वाले ट्राइंगल का एंगल एफ, तो एफ अगर मैं ए के बाद लिख रहा हूं ना, तो एफ के इक्वल कौन सा है इस ट्राइंगल में? इसमें भी एफ है ना भाई, इधर भी इस ट्राइंगल का भी एंगल एफ और इस ट्राइंगल का एंगल एफ। तो जब बाद में मैंने सेकंड पोजीशन पर एफ लिखा है तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर ही एफ लिखो, ये हो गया। ये करने के बाद आप बताओ ए एफ ई का कौन सा अल्फाबेट बचता है? ई। अब आपकी मर्जी है, ई को या तो थर्ड पोजीशन पर लिखो या फर्स्ट पोजीशन पर लिखो, मर्जी है, या बीच में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने ई को बाद में लिखा थर्ड पोजीशन पर, तो थर्ड पोजीशन पर ही फिर ई के इक्वल जो भी अल्फाबेट यहाँ पर क्या बचा हुआ है? डी। तो बचा हुआ अल्फाबेट फिर मैं यहाँ भी थर्ड पोजीशन पर ही लिखूंगा, वो आप फर्स्ट पोजीशन पर या बीच में मत लिख देना, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? तो ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ डी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए आगे यस चलते हैं। सर। ओके, यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा,
जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तो पैरेलल प्रूव करना है ना। ओके, इट इम्प्लाइज दैट ये तो पैरेलल हो ही जाएंगी, ये वाले एंगल भी हमारे इक्वल हो गए। इट इम्प्लाइज दैट इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ए एफ, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट सी एफ, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट एफ ई, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट एफ डी, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए ई और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट सी डी। ठीक है, तो आप ये देखिए हमारा ये ए ई और सी डी इक्वल हो गया, ए एफ और सी एफ इक्वल है वो हमें पता ही है, और एफ ई और एफ डी भी इक्वल हो गया, ये एफ ई और ये एफ डी ये भी इक्वल हो गया। चलिए जी, ये इक्वल होने के बाद में फिर मैं क्या बोलूंगा इसमें, मुझे प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब इसको पैरेलल किस तरह से बोला जा सकता है अभी देखते हैं। हाँ, पैरेलल बोलेंगे, पैरेलल बोलने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए तो मैं कहूँगा को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो लाइन पैरेलल ही होंगी। या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम 180 डिग्री आ जाए तो बात बन जाएगी। तो अभी देखता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये एंगल सी इस एंगल ए के बराबर है। हम्म हम्म, लगाओ भाई दिमाग, कैसे करें। ये एंगल इसके इक्वल है, मान लो मैंने इसको x मान लिया तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये y है तो इसको भी y मान लो। हम्म हम्म और सोचता हूँ मैं अभी, एक्स वाई, मुझे तो ये वाला एंगल निकालने का है मेन लफड़ा, ये तो हो जाएगा। इसको देखता हूँ अभी, वाई 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 वाई, एक्सटीरियर एंगल भी नहीं बन रहा है ये, है ना। अच्छा, एक तो इस गाने की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, तो मैं वही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और इसके इस तरफ और इस तरफ ये दोनों एंगल को इंटीरियर हो जाएंगे। अगर इनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो पैरेलल प्रूव हो जाएंगी लाइंस। ठीक है, इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, इन्होंने तो BCDE को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ट्राइंगल तो ये दोनों लिए हैं, EF DF BE AE DEC। एफ इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हो गया तो इसका डबल, ये लेकिन पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो बात ही नहीं बन जाएगी। ट्राइंगल तो इन्होंने भी ये दोनों लिए, EF और CDF, सो EF इज इक्वल टू DF। हाँ ठीक है,
BE is equal to EF is parallel to BC. EF is parallel to BC कैसे हो गया? चलो देखता हूँ, कुछ और लॉजिक लगाता हूँ इसका मैं। एक काम करेंगे इसमें, CD इज इक्वल टू BE अगर है, सुनिए, ये CD इज इक्वल टू BE हमने शुरुआत में नहीं लिया, ये लास्ट वाली लाइन काट दीजिए, सच दैट CD इज इक्वल टू BE, ये वाली लाइन काट दो बस, ठीक है। और हमने इसका कहीं इस्तेमाल भी नहीं करा, ठीक, हमने तो सिर्फ ये यूज करा है कि ये जो CD लाइन है ये BE के पैरेलल है, ठीक है। और अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से बिकॉज, और यहाँ रीजन में लिख देना बेटा बाई CPCT, बाई CPCT। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ये देख लिया कि AE इज इक्वल टू CD, तो लिखिएगा सिंस AE इज इक्वल टू CD and AE is equal to BE, AE is equal to BE, यहाँ पर रीजन में लिख लीजिए E is the midpoint of AB। E is the midpoint of AB, तो हमारा AE जो है वो BE के इक्वल है, और BE जो है AE CD के भी इक्वल है, AE CD के भी इक्वल है, AE BE के भी इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट BE is equal to CD, and since BE is parallel to CD, therefore BEDC is a parallelogram. Hence EF is parallel to BC. EF is parallel to BC, ये समझ में आ गया? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम हो गया। मैंने क्या गलती करी, मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि वो BE CD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। वो इक्वालिटी हम इस तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है। हमने पैरेलल तो ले लिया, अब उसके बाद हमने EF को एक्सटेंड करा, वो जिस भी पॉइंट पर काटेगी उसी पॉइंट को D बोल दिया, तो BE इज इक्वल टू CD हो गया, BE इज पैरेलल टू CD हो गया, तो इसका मतलब BEDC इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ED है ये BC के पैरेलल हो जाएगा, ED का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है EF, ठीक। अब एक काम और करते हैं इसी में, क्या since BEDC is a parallelogram, since BEDC is a parallelogram, तो इसमें हम ये कहेंगे कि ED वो BC के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ED is parallel to BC, ED is parallel to BC and ED is equal to BC, ED is parallel to BC and ED is equal to BC, ये हो गया। अब आप देखिएगा कि ये जो ED है, इस ED को मैं क्या बोल सकता हूं, इट इम्प्लाइज दैट हम ED को क्या बोल सकते हैं, EF प्लस FD, इज इक्वल टू BC, EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, ये हो गया। अब आप ये देखिए EF और FD दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो मैं EF को तो EF ही रहने दूं और FD की जगह पर भी मैं EF ही लिख दूं, नहीं समझे? आप ये देखिए ये FE इज इक्वल टू FD आ चुका है ना, जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। तो इसका मतलब ये जो EF है और ये जो FD है ये इक्वल है, तो EF को तो EF ही लिखा रहने दीजिए,
और एफ डी को भी आप ई एफ लिख दो इज इक्वल टू बी सी। तो ई एफ प्लस ई एफ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब ये जो 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है ना, तो ये जो ई एफ है ये बीसी के पैरेलल भी हो गया और ई एफ जो है वो बीसी का आधा भी हो गया। बीसी की जो भी लेंथ होगी उसका आधा होगा ई एफ। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 149, एग्जांपल नंबर 7। पेज नंबर 149, एग्जांपल नंबर 7। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें ये प्रूफ क्लियर है मिड पॉइंट थ्योरम का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। अब पहले सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, पेज नंबर 149, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, इन ट्राइंगल एबीसी D, E and F are respectively the midpoints of side A, B, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गया ABC। ABC तो AB का मिड पॉइंट तो दे दिया इन्होंने D। ठीक है, ऐसे ही BC का मिड पॉइंट दे दिया E और AC का मिड पॉइंट इन्होंने दिया है F। अब D को E से ज्वाइन कर दिया, E को F से ज्वाइन कर दिया और D को F से ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो बोल रहे हैं कि अब ये 1 2 3 4, ये जो 4 ट्राइंगल्स हैं ये चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कैसे प्रूव करना है इसको? तो आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि D and F are D and F are midpoints of AB and AC so by midpoint theorem बाय मिडपॉइंट थ्योरम मैं बोलूंगा कि ये जो DF है ये इसके BE के पैरेलल हो गई और ये जो BE है ये BE तो इसी BE और इसी दोनों एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो हम ये बोलेंगे सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना भाई, ये जो DF है ये इस वाली लाइन सेगमेंट का और इस वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब तीसरा वाला लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल हो गया DF। अब क्या करें, DF इज पैरेलल टू BC, इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1, पहली चीज। उसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने किसको लिया, AB को लिया, AB और AC। अब क्या करें, AB और BC ले लो, D एंड E, या लिखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट और ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट। फिर देखिएगा ये डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट और ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट। तो ये जो लाइन है ना ई डी, ये इस पूरे ए सी का, ए सी के पैरेलल हो गई, समझ गए? ई डी जो है वो ए सी के पैरेलल हो गई भाई। बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज पैरेलल टू ए सी। इक्वेशन नंबर 2, अब देखिएगा मैं एक बार क्या ले चुका हूँ, मैं एक बार ए बी और ए सी को ले चुका हूँ। ए बी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट एफ। फिर मैंने लिया ए बी और बी सी को, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई। अब क्या करें, अब लेंगे हम ए सी को और सी बी को। तो मैं ये कहूंगा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना? और ऐसे ही ई के लिए बोलेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। E is the midpoint of CB. F is the midpoint of AC and E is the midpoint of CB. तो इसका मतलब ये जो FE है ये AB के पैरेलल हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, समझ गए? सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम FE is parallel to AB. इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इन सबको यूज करना है हमको। आप ये देखिए कि मैं ये कह रहा हूं कि DF BC के पैरेलल है, तो मैं सिर्फ इतना कह दूं कि DF BE के पैरेलल है तो चलेगा, ठीक है। हम कहेंगे कि DF BC के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं DF इज पैरेलल टू BE, क्योंकि BE जो है वो BC का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो यहां मैं ये कहूंगा DF इज पैरेलल टू BE। यहां लिख दीजिए सिर्फ इतना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने जाना कि DF BC के पैरेलल है, DF BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब DF इस छोटे से टुकड़े BE के तो पैरेलल होगा ही होगा। पहली चीज तो ये। फिर हम ये कहेंगे कि हम ये देख चुके हैं कि ये जो FE है ये AB के पैरेलल है, तो FE इस छोटे से टुकड़े AB का छोटा सा टुकड़ा है ना DB, तो FE DB के पैरेलल हो गया। FE इज पैरेलल टू DB। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम 3, ठीक है। अब देखिएगा आप कि जब मैंने बोला कि DF BE के पैरेलल है और FE जो है वो DB के पैरेलल है, तो इसका मतलब DBEF इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, नहीं दोबारा बताऊं। आप ये देखिए DF BE के पैरेलल है, वो लिख दिया उधर, और FE DB के पैरेलल है, तो इसका मतलब DFEB इज अ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाती हैं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाती हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा DFEB इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर DFEB इज अ पैरेललोग्राम। DFEB इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब therefore triangle DFE is congruent to triangle DFE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीडी। और रीजन में लिख दीजिए किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उन दोनों ट्राइंगल्स को किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है डायगोनल। ठीक है, तो रीजन में लिखिएगा कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ये जो DFE EBD के पैरेलल कॉन्ग्रुएंट हुआ है ना, इसको आप बोलिए स्टेटमेंट नंबर 4। 1 2 3 तो हम ले ही चुके हैं, इसको बोल दीजिए 4। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब मैं इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कैसे होगा, आप DFCE को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और फिर कहना कि FE इसका एक डायगोनल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट, समझ गए? डाउट है? अच्छा, ये वाला दोबारा बताऊं, दोबारा देखिएगा। हमने ये कहा कि फर्स्ट इक्वेशन में ये देखा था DF BC के पैरेलल है, ये DF जो है ये BC के पैरेलल है, तो BC का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है BE, इसका मतलब DF BE के पैरेलल हो गया। पहली चीज तो ये। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमने देखा था कि FE जो है वो पूरा का पूरा लाइन AB के पैरेलल है, तो AB का ही तो छोटा सा टुकड़ा है DB, इसका मतलब FE जो है वो DB के भी पैरेलल होगा। तो मैंने बोला जब DF BE के पैरेलल है और FE DB के पैरेलल है, तो इसका मतलब DFEB एक पैरेललोग्राम बन गया। इतना सा ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और ये जो DE है ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि DF इज पैरेलल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं इसको DF इज पैरेलल टू BC ना लिखकर DF इज पैरेलल टू EC लिखूंगा, क्योंकि EC भी तो BC का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम लिखेंगे DF इज पैरेलल टू EC, यहां लिखना फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद देखिएगा फिर हम ये कहें कि अब कैसे भी करके ये जो DE है ये FC के पैरेलल हो जाए, तो मैं ये जानता हूं कि DE जो है वो AC के पैरेलल है फ्रॉम इक्वेशन 2। DE इज पैरेलल टू AC, तो मैं DE इज पैरेलल टू AC ना लिखकर FC लिख दूंगा। DE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर DFCE इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर DFCE इज अ पैरेललोग्राम। अब DFCE is a parallelogram since FE is its diagonal and a diagonal bisects a parallelogram into two congruent triangles so triangle DFE is congruent to triangle FEC। अब DFE जो है वो FEC के भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसी तरीके से इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। समझ गए?
इसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे इसको मैंने फोर्थ स्टेटमेंट बोला था, इसको फिफ्थ बोल दिया। अरे ये ऑनलाइन वाले बच्चे शांत बैठे हुए हैं, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विशान, यश, विधि, टिया, सुमिल, जानवी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, बता देना किसी को कोई डाउट है, आप भी बता देना, बड़े शांत शांत से बैठे हुए हो। एक्सक्यूज मी सर। बात समझ में? हाँ बताओ बताओ। सर जो अभी आपने FE इज इट्स डायगोनल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स वाला, वहां से एक बार दोबारा बता दो प्लीज। आप देखिएगा कि मैंने लास्ट में क्या करा कि DFCE को बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। DFCE एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो FE है ये इस DFCE का एक डायगोनल ही तो हो गया बेटा, समझ गए? ये इसका एक डायगोनल ही तो हो गया, और डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो ट्रायंगल DFE और ट्रायंगल CFE ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके सर। हाँ जी। ठीक है, अब अगला देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ इसकी AFED की। हाँ, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि एक तो AD जो है वो इसके FE के पैरेलल होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि FE इज पैरेलल टू AB। FE इज पैरेलल टू AB फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं बोलूंगा FE इज पैरेलल टू AD। यहां रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। भाई 3 में ही तो दे रखा था कि ये FE जो है ये AB के पैरेलल है, मुझे तो बस AD चाहिए, तो FE AD के पैरेलल हो गया, सफिशिएंट इतना। उसके बाद मैं चाहता हूं कि AF जो है वो DE के पैरेलल हो जाए, तो मुझे मालूम है DE जो है वो पूरे AC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC, तो मैं लिखूंगा DE इज पैरेलल टू AF, क्योंकि AF AC का ही तो छोटा सा हिस्सा है। तो DE इज पैरेलल टू AF फ्रॉम इक्वेशन 2। तो FE AD के पैरेलल हो गया, DE AF के पैरेलल हो गया, इट इम्प्लाइज दैट AFED कुछ ज्यादा ही खतरनाक गाने नहीं है ये, डेंजरस से गाने लग रहे हैं, जैसे पता नहीं कुछ बहुत फास्ट इस पर डांस वांस करते होंगे लोग। ये भोजपुरी है ना गाने? बिहार के लोग ज्यादा मनाते हैं छठ, भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, समझ में भी नहीं आएगा। ये देखो AFED इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसमें D और F जो है ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम ये कहेंगे हियर DF is the diagonal and a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। और देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएगा, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें मैक्सिमम जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये लेंथी जरूर है पर स्कोरिंग है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा। आप NCERT में देखेंगे, RD में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो उन्होंने पहला ट्रायंगल प्रूव कराया और बाकी के दोनों ट्रायंगल्स में लिख दिया सिमिलरली, मतलब समझ जाओ अपने आप। ठीक है, तो वो समझना ये है। ठीक, तो स्कूल में मत कर देना सिमिलरली, नहीं तो टीचर भी सिमिलरली कर दे। तो ये DF is the diagonal and a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। तो दो congruent triangle क्या हो गए, ADF, therefore triangle ADF is congruent to triangle DFE। तो भाई यहां से ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 6 हो गया। और फिर मैं ये कह सकता हूं जब DFE EBD के भी कॉन्ग्रुएंट है, DFE EBD के भी कॉन्ग्रुएंट है,
फिफ्थ स्टेटमेंट DFE FEC के भी कॉन्ग्रुएंट है। सिक्स्थ स्टेटमेंट के DFE हमारा ADF के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये बीच वाला जो ट्रायंगल है ये इसके 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 सभी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ आप नोट कर लीजिए फ्रॉम 4, 5 and 6 we conclude that all triangles are congruent to each other. All triangles are congruent to each other. ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा लेंदी था, थोड़ा खतरनाक सा था, तो इसका मतलब ये नहीं है सारे ही खतरनाक हैं। आगे के करते हैं ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 8, बस एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी कल करवाता हूँ। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। Thank you, sir. ओके।